कर दो। नमस्कार। राजा भोज और गंगू तेली, ये कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी। तो आज हम खड़े हैं राजा भोज की नगरी में, और इस साल नर्मदा साहित्य मंथन का ये जो आयोजन है, जो उत्सव है, वो राजा भोज की नगरी में ही आयोजित किया गया है। और इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी रखी गई है, जहां राजा भोज के काल के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे हथियार और उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। तो आइए ले चलती हूँ आप सबको राजा भोज से संबंधित उन जानकारियों के बारे में अवगत कराने के लिए। और आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी ये पहल है, और मालवा साहित्य समिति और जो अन्य समितियां हैं, सब ने मिलकर, संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश के साथ मिलकर जो बहुत अच्छी एक पहल की गई है। और यहाँ पर राजा भोज की नगरी में हम लोग हैं, देखिएगा बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं, किस तरह से भोजशाला और किस तरह से राजा भोज ने जो कंसेप्ट्स थे उनके, जो आज के ज़माने में भी प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर सकते हैं उस नगरी के बारे में। तो देखिए, बीते दिनों में मांडव भी गई थी, वहाँ भी परमार कालीन बहुत सारे हमें डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं, देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लगातार बाघ, अमका झमका, अमझेरा। और जी नमस्कार, मैं आप अपना परिचय भी दें और थोड़ी सी जानकारियाँ हमें उपलब्ध कराएं कि किस तरह की ये प्रदर्शनी है। मेरा नाम अतुल कालवर है, यहाँ मैं प्रदर्शनी व्यवस्था में हूँ। और ये धार दर्शन के नाम से अपने धार में कुछ जो अपने आप में मुख्य चीज़ें रहती है, उनको यहाँ बताने का प्रयास किया है। धार के महाराजा भोज के आराध्य माँ सरस्वती जी का यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाया है, और इस पर सब लोग पूजा वगैरह करते हैं। बाहर भोजशाला का पूरा एक गेट है, जहाँ माँ सरस्वती जी विराजमान रहती है। तो ये उसी थीम पे आधार पे पूरी प्रदर्शनी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुभ नाम आप बताएं। अशोक पाटकर। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। और ये देखिए माँ वाग्देवी की सुंदर प्रतिमा, जो ब्रिटिशर्स हमसे ले जा चुके हैं, उसकी प्रतिमूर्ति यहाँ पर मेरे सामने खड़ी है। साक्षात वाग्देवी की प्रतिमा को नमन करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। देखिए यहाँ बहुत सारी जानकारियाँ, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो चित्र है, ये राजा भोज का एक चित्र है, और एक वाग्देवी की प्रतिमा का स्केच है, जो अभी भी इंग्लैंड में है, जिसे वापस लाने की कवायदें जारी हैं और जिसे वापस लाने की कोशिशें पूरी तरह पुरजोर जारी हैं। और इसके अलावा धारा नगरी में ये जो छपाई है, ये राजा भोजकालीन छपाई जिसको कह सकते हैं, पुराने समय से हम भारतीय तरह तरह के क्राफ्ट्स करते आ रहे हैं। तो बाग प्रिंट के नाम से ये फेमस है, भोजवी प्रिंट के नाम से ये फेमस है। ये देखिए इस तरह के ये भोज की बाग प्रिंट, वर्ल्ड फेमस बाग प्रिंट होती है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर, ये देखिए छपाई यहाँ पर इस तरह की, ये मध्य प्रदेश की बहुत प्रसिद्ध छपाई है। और इसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आज हमारे पास हैं, जिसमें हम देख सकते हैं भोज द्वारा बनाए गए बहुत सारी चीज़ें परमार वंश से ताल्लुक़ रखते हैं राजा भोज। और करीब 10वीं से 11वीं शताब्दी से परमार वंश का उल्लेख हम देख पाते हैं डॉक्यूमेंट्स में। तो आप देखिए राजा भोज के निर्मित चित्तौड़ स्थित भोज स्वामी देव मंदिर, समाधीश्वर मंदिर, इसके अलावा देखिए बहुत सारे अनगिनत मंदिरों का निर्माण राजा भोज ने कराया है। कपटेश्वर महादेव मंदिर, भोजपुर का मंदिर जो है भोजेश्वर मंदिर, उसके अलावा जो है धार नगरी भोजशाला के समीप एक विजय स्तंभ बनवाया था राजा भोज ने। उसके साथ धारेश्वर मंदिर धार का, जिस नाम से ये धारा नगरी है, और सरस्वती कूप जिसको कहते हैं, ये भी एक जिसको कहते हैं हिंदू जीवन दर्शन का सबसे बड़ा अध्ययन और प्रचार प्रसार का केंद्र भी हुआ करता था किसी ज़माने में। नागबंध ये शिला पट्टिका आज भी मौजूद है, जो भोजशाला नागबंध धार में अभी भी ये है। इसके साथ बहुत सारे शिलालेख जो मिलते हैं, और वाग्देवी प्रतिमा का ये अभिलेख है। और इसके अलावा वाग्देवी जो एक ये विश्व प्रसिद्ध जो मूर्ति है धार की, वो आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा वंशावली, भाई साहब थोड़ा सा अगर मुझे दे दें जगह, तो ये देखिए आप वंशावली देख सकते हैं। 25 शाही शासक हैं भोज नगरी के, और ये 800 ईस्वी से यहाँ पर देख पा रही हूँ मैं, यहाँ पे जो शुरू हो रही है। और उसके अलावा 1200-1300 ईस्वी तक जो है हमें ये सारे जो शासक हैं परमार वंश के, वो देखने को मिलते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं। इसके साथ भोज, राजा भोज का महत्व सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं है, एक बहुत ही प्रबुद्ध, बहुत ही ज्ञानी, और जैसे आप देखिए उनके समय का जो वाटर स्टोरेज सिस्टम था जो भोजताल के नाम से है, वो डैम के अवशेष अभी भी भोजपुर में मिलते हैं। और स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार भोजताल को जो है अपने मालवा के कार्यकाल के दौरान बनवाया था, और उन्होंने राज्य की पूर्वी सीमा को सुरक्षित करने के लिए भोपाल शहर जो उनके नाम पर फिर भोजपाल के रूप में भी स्थापना की। और एक बार एक किंवदंती के अनुसार राजा भोज जो है एक चर्म रोग से पीड़ित हो गए, और जब सभी वैद्य उनका इलाज करने में असफल रहे तो फिर एक दिन एक संत ने राजा से कहा कि 365 सहायक नदियों को मिलाकर एक तालाब बनवाओ और उसमें स्नान करो। तब अपने सारे जो इंजीनियर्स थे और जो एक्सपर्ट्स थे उनको राजा भोज ने एक विशाल टैंक बनाने का निर्देश दिया, और जहाँ पर देखा आसपास जो भी नदियाँ हैं जो भोपाल से के आसपास, और इस तरह से उन्होंने देखा कि उन्होंने बेतवा नदी को देखा और एक ऐसी जगह देखी कि केवल 300 जिसको कहते हैं 59 सहायक नदियां हैं। इस कमी को गोंड सेनापति कालिया ने पूरा किया और फिर उन अदृश्य नदियों का भी पता लगाया, और उसके बाद उन अदृश्य नदियों को मिलाया उस भोजताल में, और उसके बाद ये योग जब पूरा हुआ तब कहते हैं कि उस जल में स्नान उन्होंने किया और उस चीज़ को मतलब उस चर्म रोग से वो मुक्त हुए। तो इस तरह से ये भोजताल का निर्माण हुआ। और इसके बाद ये देखिए भट्टल स्वामीपुर भेलसा, वहाँ पर मंदिर, उदयगिरी के मंदिर हैं जिनके अवशेष अभी भी बाकी हैं। ओमकारेश्वर में मानधाता मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर जिसके भग्नावशेष अब भी मौजूद हैं, और इसके अलावा कई मंदिर ओमकारेश्वर में जो राजा भोज ने निर्माण कराया। उसके अलावा राजा भोज जो स्वयं थे उन्होंने कई ग्रंथ लिखे और वास्तुशास्त्र के वो महाज्ञाता थे, और जो उनका वास्तुशास्त्र है वो आज भी प्रैक्टिकली हम प्रयोग में ला रहे हैं। तो आप देखिए कई प्रकार से आप यहाँ पर राजा भोज के जो है एक शाल, द्विशाल, शाला, त्रिशाल, चतुर्शाल, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर दी गई हैं, ये भोज के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ जितने सुरक्षित हैं उसमें ये सारी चीज़ें समाहित हैं। और राजा भोज द्वारा जो भी चीज़ें लिखी गई वो आज भी हम जिसको कहते हैं कि आज हम प्रैक्टिकली उसको हम वास्तुशास्त्र कहते हैं और हम सभी उसका प्रयोग कर रहे हैं। आप देख पाते हैं ये सारी जो चीज़ें हैं ये कितने 100 साल पहले राजा भोज लिखकर चले गए। तो ये हमारे सनातन संस्कृति का, मुझे लगता है जो भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही अनुपम उदाहरण है कि कितना विज्ञान कितना उन्नत था हमारे भारत में। आप देखिए तरह तरह के आप सारे पढ़ पा रहे होंगे जितने हेडलाइंस यहाँ पर दिए हुए हैं। और देखिए यहाँ पे परमशाही पद वास्तु जो हैं तो पूरे दिशा के हिसाब से एक जो कहते हैं 81 पद एक घर में हो सकते हैं, और किस तरह से कहाँ कहाँ किस किस चीज़ का वास होता है, कहाँ पर निगेटिव एनर्जीज़ हैं, कहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी, जिनको हम आज की भाषा में कहते हैं, वहाँ इस तरह के कि रोग कहाँ रहेंगे, ब्रह्मा कहाँ रहेगा, सत्य कहाँ रहेगा, सूर्य कहाँ रहेगा, पितृ कहाँ रहेंगे। वो सारे जो दिशाएं हैं वो इतने सालों पहले हमारे ग्रंथों में सब दी गई हैं। आप देखिए दिशाओं में द्वार के स्थान, या हम अगर बात करें तो प्रवेश द्वार कहाँ होना चाहिए संभवतः तो वो शुभ होता है। इस तरह का फिर वर्ण के अनुसार, मतलब जो वर्ण व्यवस्था हमारी बनाई गई थी तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए द्वार कहाँ होना चाहिए, घर में किस तरह से होना चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं और भवनों के जो मान हैं, जो उनके साइजेज़ हैं, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है। और वर्तमान में जो जितना भी ये है वर्ण का आशय कर्म पर आधारित करना समुचित है। हाँ, ये बिल्कुल सही लिखा है नीचे, आप बोर्ड में पढ़ पा रहे हैं। तो वर्ण जिसको कहते हैं जन्म से नहीं कर्म से होते हैं, तो बिल्कुल मुझे लगता है मैं इस बात से सहमत हूँ। और आप देखिए यहाँ पर स्वर्ण मुद्रा पर शिखर अंकन, तो बहुत सारी चीज़ें भोज ने ऐसी की हैं जो कभी हुई नहीं हैं, उनसे पहले नहीं हुई और ना उनके बाद हुई।
तो हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ हम जा रहे हैं उन आयुधों के पास, उन हथियारों के पास जो यहाँ पर देख रहे हैं। अश्विनी शोध संस्थान महिदपुर की तरफ से हमें बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं और इसके साथ भोज संस्थान द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं। तो एक एक करके मैं आपको सारे आयुधों का जो है परिचय दूंगी और अपने दूसरे वीडियो में मैं दूंगी।